नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं, वक्त है 4 के अलार्म का। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त जो भी बड़ी खबर है वो आपके सामने रखेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, 4 के अलार्म में बने रहिए। हर खबर पर विस्तार से, हर पहलू से आप सभी तक उसकी बारीकी से खबर पहुंचाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जो आज की 4 बड़ी तस्वीर, 4 बड़ी खबर रखने जा रहे हैं वो कौन कौन सी है, नजर डालते हैं। पहली खबर होगी जो आपके सामने रखेंगे सबसे पहले, वो दिल्ली से आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट के यात्री क्यों नहीं भूल पाएंगे आज का दिन, विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर, संसद के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में चंदा चोरी पर संग्राम हुआ, सदन से क्यों निकाला गया समाजवादी पार्टी का एक विधायक, करेंगे चर्चा। तीसरी खबर, यूपी में किसने कहा कि मदरसे अघोषित आतंक की फैक्ट्री, और इस पर क्या मिला सियासी जवाब। और आज की चौथी खबर, फरीदाबाद में स्कूल के गेट पर एक सिरफिरे ने शिक्षिका की कर दी नृशंस हत्या। ये पूरी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत आज की 4 तस्वीरों के जरिए करने जा रहे हैं जो कि सुर्खियों में। आइए देखते हैं क्यों। चीन से यह खबर है पहली। चीन के हैनान प्रांत के लुओयांग शहर में मौसम का कहर देखने को मिला है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। देखिए, आगे वही दूसरी तस्वीर, तमिलनाडु के तंजावुर में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की पुलिस हिरासत के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और देखिए विरोध प्रदर्शन। पुलिस पर चप्पलें फेंक दी गई और पुतला दहन किया। वहीं पास में टीवी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। चलिए आगे विस्तार से रखेंगे इस खबर को। अब तीसरी तस्वीर बिहार से। बिहार में रोहतास के इंद्रपुरी बैराज पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक जलस्तर बढ़ने के दौरान सेल्फी ले रहे 3 युवक तेज बहाव की चपेट में आकर फंस गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ तीनों को किसी तरह से बाहर निकाला। उसकी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं, और ये आम लोगों ने ही रेस्क्यू चलाया है, स्थानीय लोग। बिल्कुल वक्त रहते बचा लिया गया। आगे बढ़ते हैं। केरलम के मल्लपुरम में बारिश के बाद भारी लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पहाड़ से मलबा आते ही अफरा तफरी मच गई। अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, 1 लापता। आइए बढ़ते हैं। 4 तस्वीरें हो गई, आपके सामने रख दी। आज की पहली खबर, थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के एक उड़ान के यात्री आज का दिन नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि फुकेट से दिल्ली की इस फ्लाइट ने एयर टर्बुलेंस की वजह से हवा में भयानक हिचकोले खाए हैं। इस कारण अंदर बैठे यात्री काफी डर गए, सहम गए। लेकिन 10 यात्रियों और चालक दल के 2 सदस्यों को चोटें आई हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। टर्बुलेंस के दौरान विमान अचानक करीब 3000 फीट नीचे आ गया, जिससे यात्रियों में डर पैदा हो गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई, लेकिन कुछ लोग इसमें मामूली घायल हो गए हैं। ये फुकेट से दिल्ली विमान आ रहा था और इसमें एयर टर्बुलेंस की वजह से ये पूरा माहौल गरमा गया। बैठकर निकल रहे ये लोग किसी अस्पताल से नहीं बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। किसी की आंख में चोट, किसी की कमर में तो किसी की गर्दन पर। ये सभी यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहे थे। यात्रियों के मुताबिक विमान जब हवा में था तो अचानक टर्बुलेंस की वजह से हिचकोले खाने लगा, तेजी से नीचे भी आया। ऐसे में अंदर बैठे यात्री डर गए। झटके लगने से कई यात्रियों को चोटें भी लग गई। 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ देर तक हिचकोले खाने के बाद विमान संभल गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई, लेकिन यात्री जब बाहर निकले तो 10 यात्रियों और चालक दल के 2 सदस्यों को चोट लगी हुई थी। सभी को एयरपोर्ट पर ही मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उधर एयर इंडिया ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ जो जानकारी सामने आ रही है अब तक वो आपके सामने रख देते हैं, पहुंचा देते हैं। देखिए, इस उड़ान के यात्रियों ने जो कुछ भी बताया उसके आधार पर इस घटना की संक्षेप में पूरी जानकारी। एयर इंडिया की फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ी। एयर इंडिया की एयरबस A320 की फ्लाइट संख्या जो मौजूद थी A12379। सुबह 8:41 पर यह विमान फुकेट से उड़ा, 11 बजे दिल्ली में उतरा। उड़ान के करीब 1.5 घंटे बाद अचानक एयर टर्बुलेंस में फंस गया। विमान की ऊंचाई अचानक 300 फीट नीचे गिर गई। करीब 203 मिनट तक विमान हिचकोले खाता रहा। इस दौरान यात्री परेशान, डर गए।
10 यात्रियों और चालक दल के 2 सदस्यों को सिर, कमर, गर्दन, मुंह पर चोटें आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान के उतरने के बाद सभी घायलों को एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर पर लेकर जाया गया। एयर इंडिया टर्बुलेंस की इस घटना की जांच करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जो कि यूपी से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र वहां आज भी जबरदस्त गर्मागर्मी देखने को मिली है, गहमागहमी देखने को मिली है। विधानसभा के अंदर और बाहर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक तक कई मुद्दे उठाए और इस दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के दौरान हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के एक विधायक सचिन यादव ने योगी की तस्वीर दिखाई, जिस पर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जाहिर की। स्पीकर के मना करने के बावजूद सचिन यादव नहीं माने तो उन्हें मार्शल्स के जरिए सदन से बाहर निकलवाया गया। तस्वीर पूरा प्रदेश देख रहा है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण, लेकिन इस दौरान सदन के बाहर ही नहीं, सदन के अंदर भी सपा का हंगामा चलता रहा। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। इसी दौरान सपा के एक विधायक सचिन यादव ने मुख्यमंत्री योगी की एक तस्वीर दिखाई, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तुरंत मार्शलों को आदेश देकर विधायक सचिन यादव को बाहर निकाल दिया। मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए को नीचे। You can't do, no, you can't do that. You can't do that. You cannot do that. मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। देखिए तानाशाही, सत्ता पक्ष की तानाशाही देखिए, तो ये तानाशाही विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया, लेकिन बजट पर चर्चा के बजाय हंगामा होता रहा, लिहाजा सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। किए गए प्रस्ताव के ऊपर मैं प्रश्न करता हूँ, जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो, कृपया आ गए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी को जवाब देने में पीछे नहीं है। देखिए, संसद में साधु वेश में पप्पू यादव के स्वांग को आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उठाया और कहा कि जांच में किसी साधु संत की भूमिका नहीं है तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर यूपी विधानसभा गरमाई हुई है। विपक्ष के आरोपों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु वेश में सांसद पप्पू यादव के संसद में किए गए स्वांग पर निशाना लगाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। योगी ने इसे साधु संतों का अपमान बताया। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। उधर दिल्ली में अखिलेश यादव ने योगी के आरोपों का जवाब दिया। पप्पू यादव का जो उस दिन जो नाटक था राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के, राम गोपाल जी ने कहा कि वो उचित नहीं था। देखिए चाचा, ऑलरेडी राम गोपाल चाचा क्या कह रहे हैं वो बात नहीं है। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे? और इससे पहले समाजवादी पार्टी ने आज चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर फिर से विरोध प्रदर्शन किया। विधायक फिर दान पत्र लेकर पहुंच गए, लेकिन साधु वेश में पप्पू यादव द्वारा किए स्वांग से किनारा करते रहे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की गूंज यूपी विधानसभा में आज भी सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के विधायक पोस्टर, बैनर और दान पात्र लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते रहे। दान पात्र लेके विधानसभा क्यों आए? यह चंदा चोरी के सवाल पर जिस तरह से दान पात्र की चोरी हुई है और उसका प्रतीकात्मक स्वरूप लेके। चंदा वंदा मिला आपको? हाँ मिल रहा है, अब मिला है, वो काउंट करेंगे तब। आप लोग क्या तो कोई बाबा नहीं बनेगा पप्पू यादव की तरह से? नहीं नहीं, मैं तो रहा हूँ कि आपने एक नुमाइश की। अगर आप इतने सेकुलर हैं तो राहुल गांधी जी को कहिए कि पहलगाम में जो घटना हुई थी, एक गोल टोपी पहन लें
हरे रंग का तंबू पहन लें और जाके पहलगाम की घटना की नुमाइश करें तो हम मानेंगे आप सेकुलर हैं। उधर इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने लगे हाथों बिहार के बांकीपुर में बीजेपी की हार को एक शुरुआत बता दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हार शुरू हो गई है और आते आते 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। इधर संसद में पेपर लीक का मुद्दा कुछ शांत हुआ तो अब चढ़ावा चोरी पर पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में जवाबदेह हैं। उधर संसदीय कार्य मंत्री ने किरण रिजिजू ने कहा है कि राम के विरोधी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का 12वां दिन, सदन के बाहर और अंदर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक के बाद अब विपक्ष का जोर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने पर है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाया। भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री के सदन में बताइए, जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज हमला करते हैं। पहले देश से माफी मांगे। उधर यूपी विधानसभा के चलते लगता है सपा ने तय कर लिया है कि वो चढ़ावा चोरी के मुद्दे से नहीं हटेगी। ये बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जो भावनाओं से खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे के 4 बड़ी खबर, 4 बिग न्यूज कौन सी है आपके सामने रखते हैं। देखिए, तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश। पूछताछ के बाद स्टेशन बिल पर रिहा करने के निर्देश। अभिनेत्री त्रिशा पर विवादित टिप्पणी पर यह कार्रवाई हुई थी। वहीं जंतर मंतर हिंसा मामले की साजिश के एंगल की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में कुछ राजनीतिक दलों के नाम भी शामिल हैं। जबकि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले नीतीश कुमार, संजय झा भी रहे मौजूद। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद यह अहम बैठक। संसद परिसर में एनडीए सांसदों का मंगल मिलन। बैठक में मानसून सत्र के बिल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। यूपी में मदरसा शिक्षा से जुड़े कैबिनेट के फैसले को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बात तब बिगड़ गई जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को आतंकवाद से जोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जमकर तनातनी शुरू हो गई। तो मदरसों पर यूपी में सियासी महाभारत और केशव मौर्य के बयान से यह घमासान हुआ। मदरसे आतंकी बनाने का गढ़ है, केशव मौर्य ने कहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने मदरसे अघोषित तौर पर आतंक की फैक्ट्री हैं। केशव के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी का किला बताया जा रहा है। बांकीपुर में जीत के बाद पीके यानी प्रशांत किशोर के हौसले इस वक्त बुलंद है। एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कहा कि मजबूत किला बीजेपी का नहीं जनता का होता है। विकास के लिए बांकीपुर की जनता ने वोट किया और बीजेपी को संदेश दिया है। सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को बिहार का मुख्यमंत्री बदलकर किसी अच्छे चेहरे को सामने लाना चाहिए। बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत के बाद से जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर के हौसले बुलंद हैं। स्ट्रॉन्ग सीट रहा है, बीजेपी कभी नहीं हारी है बांकीपुर, तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि उनका मजबूत सीट था। लेकिन किला तो जनता का ही होता है, जनता ही बनाती है, जनता ही उसको हटाती है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहते हैं मुख्यमंत्री बदलने से ही बिहार सुधरेगा। कि बिहार तो बांकीपुर के एक विधायक से नहीं सुधरेगा। बिहार तो तब सुधरेगा जब बिहार में अच्छे आदमी मुख्यमंत्री हों। भाजपा के नेतृत्व को ये बात बताने का प्रयास है कि आप किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, वो कुशवाहा हो या किसी अन्य जाति का हो, इससे फर्क नहीं है।
आदमी अच्छा होना चाहिए, ताकि बिहार में पढ़ाई की बात हो, बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन बंद करने की बात हो। उधर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी गढ़ रही बांकीपुर सीट समेत तीनों विधानसभा उपचुनावों में जनता के आदेश को स्वीकार किया। कहा कि पार्टी नतीजों का गंभीरता से विश्लेषण करेगी और फिर नए उत्साह के साथ जनता के बीच जाएगी। उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले जो आपको हम कह रहे थे कि यूपी में मदरसा शिक्षा से जुड़े कैबिनेट के फैसले को लेकर सियासी घमासान शुरू है। कैसे? देखिए, बात तब जब बिगड़ गई जब डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को आतंकवाद से जोड़ा, जिसके बाद बीजेपी और सपा में जमकर तनातनी शुरू हो गई। मदरसों पर यूपी में सियासी जो महाभारत है, अब मदरसे आतंकी बनाने का गढ़ है। केशव मौर्य ने कहा मदरसे अघोषित तौर पर आतंकवाद की फैक्ट्री है। केशव मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया कि बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं आतंकी। ये शिवपाल यादव ने कहा मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। आतंकी सब भारतीय जनता पार्टी पालती है और उन्हीं के दफ्तरों में मिलते हैं। ये आतंकवादी सब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के घरों में मिलती है। अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर एआईएमआईएम ने पलटवार किया और मौर्य को मदरसों का इतिहास याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर ने तो आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बता दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर एआईएमआईएम फिर बिफर गई है। पार्टी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को मदरसों का इतिहास नहीं पता है। मदरसों ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। केशव प्रसाद मौर्य जी का मदरसों के संबंध में दिया गया वक्तव्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित है एवं अस्वीकार्य है। जिस प्रकार से उन्होंने मदरसों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जबकि मदरसों का इतिहास भारत की आजादी में अहम किरदार निभाने का है। लेकिन खुद यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को भी लगता है कि यूपी के मदरसों में आतंकी गतिविधियां होती हैं। इसके लिए वो सीधे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आतंकवादी घटना होती है तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़, तो आजमगढ़ मदरसे में पकड़े जाते हैं। जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कहीं भी देश के किसी कोने में अगर आतंकवादी घटना होती है तो धीरे धीरे वहाँ एक दो आदमी पकड़ लिए जाते हैं। और सपा के गढ़ में तो संरक्षण है ना कहीं मदरसों में। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। ये रोक उन कॉलेजेस पर लगाई गई है जिन्हें यूजीसी से मान्यता नहीं मिली है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर जानकारी दी। सब मदरसों को लेकर एक जो संशोधन था वो कैबिनेट में आया, क्या है ये? कि सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल डिग्री जो यूसीसी से अप्रूव नहीं है, मदरसे जिन लोगों ने ये डिग्री दी है उसको निरस्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वही प्रस्ताव कैबिनेट में आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस आदेश का पालन हो। ये जितने भी मदरसे हैं जिनमें कामिल और फाजिल यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जहाँ चल रही थी, अब यूपी में सिर्फ 12वीं तक की मदरसों में पढ़ाई होगी। आम भाषा में इसको ऐसे कैसे? बिल्कुल, जिन लोगों ने यूसीसी से अगर अप्रूव कराया है तो उनके लिए मान्यता है, जिन लोगों ने नहीं कराया है तो उनकी मान्यता रद्द हो गई है। यानी यूजीसी से अप्रूवल लेना अभी भी लेके उसको चाहें अगर तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बिना लिए ही ये लोग चला रहे थे ना, इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था। कितने होंगे सर यूपी में, कुछ आइडिया है? अब ऐसा हमको आइडिया नहीं। ये अब आज पास हो गया? हाँ, आज पास हो कैबिनेट से। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से घमासान हुआ, लेकिन अभी यह बयान क्यों दिया गया, इसके पीछे यूपी सरकार की वो तैयारी है जिसमें मदरसा एक्ट में बदलाव होने वाला है। यह बदलाव क्यों होने वाला है, इसे जरा समझ लेते हैं। देखिए, यूपी में मदरसा की डिग्रियों से जुड़ा यह पूरा मामला है। उच्च शिक्षा की डिग्रियों को लेकर संशोधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्ट में संशोधन हुआ। अदालत ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। उच्च शिक्षा की डिग्रियों को असंवैधानिक बताया गया है। कामिल ग्रेजुएट और फाजिल पोस्ट ग्रेजुएट को असंवैधानिक बताया गया है। यूजीसी अधिनियम 1956 के खिलाफ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा और डिग्री देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। राज्य मदरसा बोर्ड अपनी मर्जी से ये डिग्रियां नहीं बांट सकते।
कोर्ट ने सिर्फ 12वीं कक्षा आलिम की शिक्षा को वैलिड माना है। योगी सरकार के मुताबिक मदरसा एक्ट 2004 में संशोधन करने जा रही है। अनधिकृत रूप से चल रहे कामिल और फाजिल के कोर्स बंद करेगी। पुरानी डिग्रियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। और अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मदरसों का नाम लिए बगैर अल्पसंख्यक कल्याण की बात की। सुनवाते। हमारा मानना है हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, वो चिकित्सक बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं और इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हमारे कौशल विकास मिशन से जुड़ें। और ये जो रूढ़िवादी तत्व हैं वो अपने बच्चों को भी वही लादना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए। रूढ़िवादिता समाप्त हो चुकी। और वहां समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। विधानसभा में हंगामे को लेकर यह एक्शन हुआ। स्पीकर के मना करने के बाद भी नहीं माने। सचिन को पूरे सत्र के लिए निकाला जाए, स्पीकर ने कहा। जो भी इनके साथ होगा सबको निकाल देंगे। निलंबित किए जाने के बाद सचिन यादव विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए। ये तस्वीर कहने के बावजूद नहीं माने तो स्पीकर ने इनको निलंबित कर दिया सत्र के लिए। विधानसभा में हंगामा हुआ और उसको लेकर ये एक्शन। ब्रेक के बाद 4 के अलाम में बढ़ेंगे आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां बाइक सवार कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के कांवड़ियों ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को जमकर पीट दिया। पुलिस की गाड़ी से खींचकर लाठी डंडे चलाए गए हैं। तस्वीरें भी कैमरे में कैद हैं। ये सब देखिए, मेरठ से खबर, बाइक टकराने पर बवाल, जहां कांवड़ियों के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बाइक सवार 2 कांवड़िया हरिद्वार जा रहे थे। दूसरी बाइक पर 2 कांवड़िया हरिद्वार से लौट रहे थे। इनके साथ काफी लोग थे। दोनों बाइकों की आपस में टक्कर हुई, मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने बीच बचाव किया। पिटने वाले कांवड़ियों को बचाया गया। गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन कांवड़ियों की भीड़ ने दोनों को गाड़ी के अंदर ही पीटा। पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया और जिसमें सोनू और उसका साथी गुड्डू, इनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरा पक्ष उग्र होकर इन्हीं लोगों को गाड़ी से निकलते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें वायरल हैं। वीडियो को पुलिसकर्मियों की पिटाई बताकर शेयर किया जा रहा है। हालांकि मेरठ पुलिस ने इसका खंडन किया है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर इस बीच कांवड़ यात्रा पूरी आस्था के साथ चल रही है, जारी है, और उसके अलग अलग रंग भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ के दौरान देशभक्ति का अनोखा अंदाज देखने को मिला। 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ नजर आई है। दूसरी तस्वीर गोल्ड प्लेटेड दिखी है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। हरिद्वार से तस्वीर आई जब कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हो रही है। और चौथी तस्वीर जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब 100 साल की दादी को उनके पोतों ने कांवड़ यात्रा पर वो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर, यह फरीदाबाद से खबर है, जहां महिला टीचर की चाकू मारकर निशंस हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। वारदात के मात्र 2 घंटे बाद ही आरोपी को शिकंजे में लिया गया है। आरोपी ने स्कूल के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया है और वो कैद है कैमरे में। फरीदाबाद से यह खबर, हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, पुलिस टीम के साथ जो नीचे बैठा हुआ, चेहरे को छुपाए, ये आरोपी फरीदाबाद वाले शिक्षक मर्डर मामले में। सिकरौना गांव के स्कूल के अंदर चाकूबाजी हुई। टीचर संध्या पर हमलावर तब तक चाकू से वार करता रहा जब तक वो बेदम होकर गिर नहीं गई। पीड़िता चीख रही थी।
स्कूल संचालक मौके पर पहुंचा। हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उसने चाकू दिखाकर डराया। इस बीच आरोपी ने ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसकी वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक संध्या पहले आरोपी के गांव में स्थित एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसी दौरान दोनों की पहचान हुई, लेकिन वो शख्स बार बार उसका पीछा करता था, जिस पर पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई की धमकी दी थी और इसी आक्रोश में उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो चूंकि अपराध की हम बात कर रहे हैं, तो अपराध की दुनिया से 4 और बड़ी खबरों को आपके सामने रख देते हैं। नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी है। शाहगंज इलाके में एक घर से 3 शव मिले। पुलिस ने जांच शुरू की। जबकि यूपी के बागपत में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से बुरी तरह से मारने का मामला है। 2 लड़कियों समेत 3 घायल हैं। इसमें असम के नागांव में सीआरपीएफ जवान ने अपने 2 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के सागर में जंगल में अवैध खुदाई रोकने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर रांची में भी छात्र आंदोलन का 10वां दिन चल रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध हो रहा है। छात्रों की विधानसभा घेरने की तैयारी भी चल रही है। गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तस्वीर देखिए। अंदाज दिल्ली के जंतर मंतर का है। अल्फाज में भी शिक्षा में सुधार की वही पुरानी मांग है, लेकिन रांची के जंतर मंतर पर सियासत को लेकर बहुत अंतर है। दिल्ली में जो विपक्ष इस मुद्दे पर मुखर था, वो रांची में खामोश है। यहाँ सत्याग्रह कर रहे छात्रों को अब सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी से ही उम्मीद है। अभिजीत दिप्के और आशुतोष रंका जी से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखें और आप लोगों की मांग जायज है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी की पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ पिछले 10 दिन से सत्याग्रह जारी है। रांची के वांगचुक बन चुके छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आज यहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ आंदोलन हो रहा है। छात्र अब चाहते हैं खुद सीएम धरना स्थल पर आएं और छात्रों की बात सुनें। छात्र पीटी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने पर अड़े हैं। तो दिशोम गुरु, आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पुण्यतिथि भी है। ऐसे में छात्र अब उनकी तस्वीर लगाकर सूबे के मुख्यमंत्री उनके बेटे हेमंत सोरेन से अपील कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देवेंद्र महतो जी ने की, सोनम वांगचू झारखंड का बताया जा रहा है, उनसे ही बात करेंगे। आखिर 3 दिन हो गए, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे बात करने आया है? प्रतिनिधि संपर्क कर रहे हैं वार्ता के लिए और भूख हड़ताल को ख़त्म करने के लिए। हमने मना कर दिया है और एक ही बात कहा है, हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। यानी आप चाहते हैं मुख्यमंत्री सीधा आपसे बात करें? हाँ, सीधा बात नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा लेंगे। तो इस्तीफा आप चाहते हैं? बात नहीं कर सकते तो इस्तीफा लेंगे। आपकी क्या मांग है ये जेपीएससी जेएसएससी को लेकर और छात्रों को लेकर सरकार से आप क्या चाहते हैं? तो बहुत सारा मांग है। राज्य के सभी युवाओं को संतुष्ट करना है। तो 26 सालों से ये सिस्टम को सड़ा के रख दिया है, लोग पूरा भ्रष्ट हो गया है। ज़्यादा मांग बताने की स्थिति में नहीं है, बस बात करें या इस्तीफा दें, एक ही लाइन करना है। आंदोलनकारियों की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच हो रही है। वो हर हाल में छात्रों के साथ हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में
और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त राजनीति से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आप सभी के सामने रखने का वक्त है। आइए देखते हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी की आपत्तिजनक तस्वीर पर बवाल। सपा विधायक सचिन यादव को निकाला गया बाहर। सदन की कार्रवाई कल तक स्थगित। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, चढ़ावा चोरी मामले में ईडी से जांच हो। बांकीपुर में जीत के बाद एनडीटीवी से बोले प्रशांत किशोर, बांकीपुर को बनाएंगे मॉडल विधानसभा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना में मुख्यमंत्री आवास तक निकाला मार्च। सिवान में आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध समेत कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। और अगली खबर यह है कि E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च पर निकले। वो प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद केजरीवाल समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। E20 पेट्रोल के खिलाफ नहीं। तो ये खबर E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च पर निकले, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। अब समर्थकों के साथ वो धरने पर बैठे नीचे। केजरीवाल के साथ अच्छी खासी तादाद में समर्थक मौजूद थे। मसले को कोर्ट में ले जाने वाली याचिकाकर्ता भी प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे थे। पुलिस ने रोका तो सभी धरने पर बैठ गए। लोग E20 से बहुत परेशान हैं। लोग E20 से बहुत परेशान हैं। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो अमेरिका का इथेनॉल इस्तेमाल करना बंद करें। सिक्योरिटी है और आप जो है यहाँ पर आए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, बस हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांगे लिख कर लाए थे और सरकार से जवाब मांग रहे थे। पिटीशन पर जो डिमांड है इनकी, वो भी इन्होंने लिखी हुई है। इनका कहना है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि कितना E20 की मिलावट पेट्रोल में की जा रही है। ये पिटीशन में लिखा हुआ है और प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए ये लेटर इनके द्वारा लिखा गया है। और इसी तरह से इनका कहना है कि 100 पिटीशनर्स इनके साथ है। जो अरविंद केजरीवाल मुद्दा उठा रहे हैं, वही मुद्दा ये तमाम पिटीशनर्स भी उठा रहे हैं। तो पूरा ये विवाद, ये बवाल जो है, उसको लेकर क्या है पूरी जानकारी, चलिए जरा ये संग्राम जो E20 को लेकर हो रहा है, एथेनॉल पर जो बवाल है, समझ लेते हैं। देखिए E20 पर जो संग्राम है, क्यों छिड़ा है? 20% एथेनॉल मिला हुआ ईंधन E20 है। केजरीवाल का दावा है कि इससे गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ रहा है। उधर सरकार के मुताबिक E20 पूरी तरह से सुरक्षित है। इथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर विपक्ष हमलावर है पिछले बहुत कुछ वक्त से। और इस बीच बढ़ते हुए बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने एक बार फिर से जनजीवन पर काफी असर डाला है। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। सैलाब की मार देखिए, सैलाब की धार देखिए। तस्वीरें डराने वाली हैं। आसमान से उतरी आफत जमीन पर हाहाकार मचा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आई तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। ऊंचे इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। पहाड़ों से आ रहे पानी के तेज सैलाब ने मुगलान, मंजाकोट, थानांडी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर दरिया जैसा बहाव है, जिसकी वजह से आवाजाही का बुरा हाल है। हालात इतने भयानक हैं कि स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी का तेज बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने को आतुर है। भारी बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। हालातों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वो कुछ भी बहा ले जाने पर आमादा है। सामने आई तस्वीरें किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी हैं।
पहलगाम के नल्लाह अबूरा इलाके में अचानक बादल फटने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ों से नीचे की ओर तेजी से उतरता पानी का ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने की जिद पर अड़ा है। पानी की गड़गड़ाहट और उसकी रफ्तार ने स्थानीय लोगों और सैलानियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। हालात इतने भयानक हैं कि चारों तरफ चीख पुकार और दहशत का माहौल है। प्रशासन और स्थानीय लोग फौरी तौर पर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने को मजबूर हैं, क्योंकि इस सैलाब के आगे टिक पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें हरकत में आ गई हैं। प्रभावित इलाके में हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जबकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बारिश के बाद तबाही की एक बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। यहां भारी मानसूनी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे धंस गया, जिससे इस रास्ते से गुजरना किसी बड़े खतरे से खाली नहीं। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें, खतरे में जान और लंबी लंबी कतार। कुदरत के कहर का ये रौद्र रूप है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 70 मीटर हिस्सा अचानक जमीन में धंस गया। सड़क पर इतनी बड़ी बड़ी और गहरी दरारें पड़ चुकी हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इस रास्ते से गुजरना इस वक्त मौत को दावत देने जैसा है। हाईवे के इस तरह धंस जाने के कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। हालांकि मौके की गंभीरता को देखते हुए BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीमें युद्ध स्तर पर रास्ते को बहाल करने में जुटी हुई हैं। प्रशासन की टीमें लगातार मलबा हटाने और सड़क को दुरुस्त करने का काम कर रही हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण लगातार मुश्किल आ रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। हैरान कर देने वाली तस्वीर है, जहां कुछ युवक सोशल मीडिया पर वायरल होने और रील बनाने के चक्कर में अपनी ही नहीं बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में डालते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ युवक खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में युवक चलती कार के बोनट पर लेटा हुआ दिखाई देता है, जबकि कार सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही है। वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक दौड़ती कार में चढ़ने की कोशिश करता नजर आता है। हैरानी की बात यह है कि ये खतरनाक करतब सुनसान जगह पर नहीं बल्कि सार्वजनिक सड़कों पर किए गए। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। वीडियो के आधार पर युवकों और वाहन की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर साल वैसे तो कांवड़ यात्रा में आपने अलग अलग तरह की कांवड़ें देखी होंगी, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक ऐसी कांवड़ चर्चा का विषय है जिसे देखकर लोग ठहर ठहर कर देखने लगे। वजह थे गोल्डन बाबा, जिनके ऊपर लाखों रुपयों के सोने जैसी चमक वाले आभूषण सजे हुए थे। कंधे पर विराजमान भगवान शिव की प्रतिमा और उन पर सजे सोने जैसी चमक वाले भारी भरकम आभूषण। हरिद्वार से सोनीपत तक की कांवड़ यात्रा में इन दिनों एक गोल्डन बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे इस अनोखे कांवड़िया को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इतना ही नहीं, इन्हें लेकर चल रहे शिव भक्त रोहित शर्मा भी खुद गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहने हुए दिखाई दिए, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। रोहित हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि भोलेनाथ से मांगी गई मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने अपने आराध्य को भी गोल्डन स्वरूप से सजाने का संकल्प लिया। 1 अगस्त को हरिद्वार की हर की पौड़ी से जल उठाकर निकले रोहित अब करीब 230 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं। हर दिन 15 से 16 किलोमीटर चलते हुए वो अपने साथियों के साथ सोनीपत तक पहुंचेंगे, जहां शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। तो भक्तों के अलग अलग रंग। देखिए, एक मामूली सी बात कैसे दो गुटों के बीच तनाव की वजह बन सकती है, इसकी बानगी उत्तराखंड के विकास नगर में देखने को मिली। यहां जमीन को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद दो गुटों में लात घुसे चलने लगे।
जमीन को लेकर मामूली विवाद और सरेआम थप्पड़ों और घूसों की बौछार। मारपीट की ये तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वारदात सहसपुर थाना इलाके के शंकरपुर गांव की है, जहां एक जमीन के मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पूर्व जनप्रतिनिधि राशिद पहलवान विवाद के दौरान अपना आपा खो बैठे और इस शख्स पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों और घूसों की बरसात कर दी। वीडियो में आसपास मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन गुस्से का पारा इतना चढ़ा हुआ था कि हालात काबू से बाहर होते नजर आए। मारपीट के बाद पीड़ित शख्स ने सहसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं अब ये वायरल वीडियो पुलिस के जांच का अहम हिस्सा बन चुका है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई और मारपीट में किसकी क्या भूमिका थी। इस खबर के साथ ही 4 खेला में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अब आपसे शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में। लेकिन जाने से पहले छोड़े चलते हैं आपको हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पूरे मानसून सत्र के लिए विधानसभा से सस्पेंड। स्पीकर की चेतावनी के बावजूद जारी रखा हंगामा। निलंबन के बाद विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। एक्ट्रेस त्रिशा पर की थी विवादित टिप्पणी। पुलिस और स्टालिन समर्थकों के बीच झड़प। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक हुआ तेज टर्बुलेंस। विमान के छत से टकराए कुछ यात्रियों के सिर। 10 यात्रियों को लगी मामूली चोट। प्रायोजक हैं कैच मसाले, अब प्रेस लॉक पाउच में।